आज जो हम पढ़ेंगे ना, एजुकेशन कमीशन सिंस इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पेपर उठा के देख लो, तुम्हें क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे, एनईपी नहीं पढ़ेंगे आज, उसके लिए हम अलग से क्लास रखेंगे। एनईपी 2020 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले जो भी एनईपी है वो भी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम एनईपी तक के पहले के जो इम्पोर्टेंट कमीशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए थे, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थे, इसमें इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना डेट्स, उसका चेयरमैन कौन था उस कमीशन का, और उसके मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे। ठीक है, इस यूनिट में हमें इन तीन चीजों पर पूरा फोकस करके चलना है। तो देखिए, जो सबसे पहला कमीशन जो बना था 1947 में, हमारा कंट्री आजाद हो गया, है ना। उसके बाद जो सबसे पहला कमीशन बनाया गया था, उसके वो बनाया गया था 1948 में, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ओके, ये पहला कमीशन है। इनका जो मेजर इम्फेसिस, जो मुख्य जोर था, वो किस पर था? हायर एजुकेशन पर, और साथ में स्कूल एजुकेशन पे भी इनका अ, उस पे भी वो बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर बात जो है वो हायर एजुकेशन पे हो रही थी। तो इसमें आप ऐसे रखो, ये हायर एजुकेशन है और ये रहा आपका स्कूल एजुकेशन। दोनों पे बात कर रहा है कौन? राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, इन्होंने क्या क्या सजेशंस दिया, किस तरह से चीजों को, यूनिवर्सिटीज को देखा, समझा, उसको कैसे डिफाइन किया। तो कमीशन ने कहा कि द एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी टू प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स, है ना, हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली इन वेरियस फील्ड्स। तो उन्होंने जो बोला, जो बच्चे को हम यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं, है ना, ये बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के फिर बाहर निकलेंगे, वो सिटीजन तो है ही। जब वो सोसाइटी में आएंगे, जब वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो किस तरह का सिटीजन हो? एक सक्षम नागरिक हो, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसका हर तरीके से, और अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो, उन सब में वो अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए राष्ट्र हित में काम करें। यूनिवर्सिटी हैज टू प्रोड्यूस एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, है ना। अब यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उन पढ़ाई लिखाई से उनके अंदर एक सक्षम प्रशासक, कि वो एडमिनिस्ट्रेट कर सके सोसाइटी में या कंट्री में, जो भी डिपार्टमेंट दी जाए, एंड सुटेबल वर्कर्स, और जो भी वर्कर्स है या जिनको जिनके पास वर्किंग स्किल है, तो वो सुटेबल हो, उपयुक्त हो। ऐसा ना हो कि कहने के लिए तो वर्किंग वर्किंग स्किल है, लेकिन वो इनफ नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। तो इनका जोर किस पे है कि जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि अभी अभी देश आजाद हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, उसमें काम करने के लिए जो वर्कर्स मिले, जो लोग मिले, या फिर जो प्रशासक हो समाज को चलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, वो सारे के सारे क्या हो? हाई क्वालिटी के हो, गुणवत्ता उनकी अच्छी हो। इट हैज टू प्रोवाइड लीडरशिप इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो कंट्री है, उसके इंटरेस्ट में सारी चीजें हो, उसी हिसाब से लीडरशिप भी डेवलप हो, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में। The commission recommended that the standard of admission of university course should be after 12 years of study at school and intermediate college. इन्होंने क्या कहा कि आप स्कूल से लेकर कॉलेज का जो ड्यूरेशन है, कम से कम 12 साल जब आप यहाँ बिता लोगे, मतलब 10th तक, देन +2, उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के काबिल हो गए, है ना, मतलब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा यूजी से। तो ये कमीशन का रिकमेंडेशन था कि यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपने कम से कम 12 साल की पढ़ाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में करी है। इट रिमार्क्ड, इसने क्या एक रिमार्क दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया, दैट आवर सेकेंडरी एजुकेशन रिमेन्स द वीकेस्ट लिंक इन आवर एजुकेशन मशीनरी एंड नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स। जो हमारा माध्यमिक शिक्षा है ना, वो एक बहुत कमजोर कड़ी बन जाता है हायर एजुकेशन तक पहुंचने के लिए, और उसमें रिफॉर्म्स की सख्त
जरूरत है। हम आगे देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है अलग से, जो पूरा का पूरा रिफॉर्म की बात करता है कि उसको किस तरीके से हम म्यूट कर लो, उसको हम किस तरीके से उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इनका कहना है कि सेकेंडरी में बहुत ज्यादा कमियां हैं, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट जी, स्टैंडर्ड शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल होता है, इसका क्या मतलब होता कौन सा? है? स्टैंडर्ड, recommended that the standard of admission। पता चलिए ये स्टैंडर्ड ये वाला कह रहे हो। हम्म, स्टैंडर्ड मतलब हो गया जैसे मानक, मानक इन द सेंस की आपने किसी भी चीज के लिए एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 12 साल कॉलेज या स्कूल तक पढ़ाई करनी है, कॉलेज और स्कूल दोनों मिला के। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये मानक है, ये स्केल हो गया। जब आप इस चीज को पार करेंगे तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। स्टैंडर्ड को मोटा मोटी समझो एक रूल बना दिया गया, गाइडलाइन जिसको फॉलो करना है। ठीक है, जी। तो ये होता है स्टैंडर्ड। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन वाज टू एस्टैब्लिश यूजीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी का जो निर्माण है, अभी भी यूजीसी चल रही है, वो सब कुछ देखते थे, हमारा एग्जाम है एनटीए यूजीसी नेट है ना। तो ये यूजीसी का जो निर्माण हुआ था वो इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर हुआ था। इसमें क्या था, यूजीसी के पहले हमारे पास थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, इसको बनाया गया था 1945 में, है ना। और इसको फिर बाद में जाके 1956 में ये बन गया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कमीशन में हेलो कन्वर्ट हो गया। मैम, जो इम्पोर्टेंट है ना वहाँ पे हाईलाइट लगा दीजिए, कोई कलर कर दीजिए ना जो अरे ठीक है, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी ना तो मैं इसको एडिट करूंगी, अभी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ओके ठीक है, मैं करते चली जाऊंगी। ये देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनका क्या है, यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये पहले थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी 1945, फिर 1956 में जाके बन गई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जब ये कमेटी थी तो ये 3 यूनिवर्सिटीज को देखती थी, ए बी डी। ए फॉर अलीगढ़, बी फॉर बनारस मतलब बीएचयू, और डी फॉर दिल्ली। जिसको आपको ऐसे याद रखना है। 1945 में कमिटी और 1945 में ही कमीशन। 56। अच्छा ओके 56। कमीशन बन गई थी 1953 में, लेकिन इसको जो
स्टैचुरी मतलब इसको लीगल रूप मिलता है 1956 में। तो क्वेश्चन जब आएगा ना यूजीसी कब आई, तो इसका आंसर होगा 1956, ग्रांट कमीशन। तो यूजीसी है ना, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को कवर करती है। इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो सारे के सारे वो कवर करती है कौन, यूजीसी। उसके सारे फंडिंग्स वगैरह अभी हम इसके देखेंगे फंक्शंस आगे एक एक करके, इसका क्या काम है यूजीसी का, ये क्यों है। देखो, द प्रपोज यूजीसी अकॉर्डिंग टू द कमीशन शुड बी एन एक्सपर्ट बॉडी, एक एक्सपर्ट बॉडी रहेगी दैट कैन असेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड एलोकेट एडुकेट रिसोर्सेज, कि जो भी यूनिवर्सिटी है उसको कितना पैसा चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, प्रोफेसर्स को फीस देने के लिए, एंड क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सब की सब चीजें किसके अंडर है, यूजीसी उस सबको देखती है इंडिया में। The proposed UGC should also be responsible for setting standards for setting the standards of higher education। जो भी उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हैं उसके जो स्टैंडर्ड है, जो मानक होंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस लेवल पर क्या नहीं, वो सारे के सारे कौन डिसाइड करेगा, यूजीसी। दिस रिकमेंडेशन वाज इम्प्लीमेंटेड विद द पासिंग ऑफ यूजीसी एक्ट। देखो 1956 में यूजीसी एक्ट पास होती है पार्लियामेंट से, और इस एक्ट के तहत जो है ये यूजीसी का फॉर्मेशन हो जाता है और यूजीसी स्टैब्लिश हो जाती है। सिंस देन, उसके बाद से द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज बीन गाइडेड बाय द यूजीसी थ्रू न्यूमरस इनिशिएटिव्स। 1956 के बाद से भारत में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं हायर एजुकेशन के फील्ड में, मतलब उच्च शिक्षा के विकास के लिए, उन सब चीजों को गाइड कौन करता है, यूजीसी करता है, अपने अलग अलग प्रोग्राम से, अपने अलग अलग इनिशिएटिव से। तो जो मुख्य जिम्मेदारी है यूजीसी की वो क्या है, एक है प्रमोट करना, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना कि कैसे कोर्सेज को बढ़ाना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, किस तरह की नई चीजें लाना है, वो डिटरमिनेशन, उस यूनिवर्सिटीज का को डिटरमाइन करना होता है अपनी चीजें, उसका भी गाइड कौन करेगा, यूजीसी। और जो स्टैंडर्ड है, जो मानक यूजीसी ने तय कर दिए हैं अलग अलग चीजों को लेकर, उन सब चीजों को मेंटेन करना यूनिवर्सिटी कर रही है कि नहीं, वो यूजीसी करती है। यूजीसी कई बार लिस्ट निकालती है कि इंडिया में कौन कौन फर्जी यूनिवर्सिटीज है, मतलब कौन कौन जो रूल्स रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड्स है यूनिवर्सिटीज के, उसको फॉलो नहीं कर रही है ना। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ये नीड ऑफ, किस तरह से मतलब वो करते हैं, जैसे प्रमोशन की बात है या किसके बाद, वो इसको फिजिकली किस तरह से करते हैं मतलब। देखो अब यूजीसी है, उसके कंट्रोल में क्या है, पूरा का पूरा फंड, पैसा कितना देना है नहीं देना है। अब यूनिवर्सिटीज डिमांड करेगी कि मुझे ये पर्टिकुलर सेमिनार कराना है, या मुझे पर्टिकुलर बिल्डिंग खड़ी करनी है, या जो भी, यूजीसी के पास लेटर लिखेगी, फिर यूजीसी उसको एसेस करेगा इसको जरूरत है कि नहीं। जब यूजीसी फंड रिलीज करेगा, उसी फंड का इस्तेमाल करके कोई भी यूनिवर्सिटी अपना प्रचार करेगी, फिर कोऑर्डिनेट करेगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ, अलग अलग फोर्सेस के लिए, या फिर अलग अलग जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स इंडिया में गवर्नमेंट ने लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बुक किसी लाइब्रेरी में, मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में नहीं है ना, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है, तो वहां पर भी ये यूनिवर्सिटीज आपस में कोऑर्डिनेट करती है। तो वो जितना भी कुछ करती है यूजीसी के फ्रेमवर्क के अंडर रहकर करती है। यूजीसी ने जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट की है उनको वो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। आप इसके ऐसे गूगल पे जाना, यूजीसी की पूरी गाइडलाइंस होती है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करना, देखना, वो समझ आएगा यूजीसी किस किस लेवल पे दखल देती है। हम आपको मोटा मोटी पढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल नीड्स, किसी भी यूनिवर्सिटीज को फाइनेंस की जरूरत है, कितना है, उन सब का असेसमेंट आकलन करेगा यूजीसी, उसके बाद फिर वो फंड रिलीज करती है। एडवाइस करती है यूनिवर्सिटीज को एज वेल एज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मेजर्स नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी।
जो भी यूनिवर्सिटीज में जो मानक सेट किए गए हैं उनको और अच्छा कैसे हम बना सकते हैं, उस चीज में भी एडवाइजरी का रोल प्ले करती है यूजीसी, सेंट्रल लेवल पर भी और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके साथ भी। चलो, ये है समरी ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन। पहला है देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब इनका जो मेजर जोर था किस पर, यूनिवर्सिटी शिक्षा को लेकर। इन्होंने 4 कैटेगरी के यूनिवर्सिटी में टीचर डिफाइन किए, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट डिग्री आफ्टर 3 इयर्स ऑफ कॉलेज, जब आप कॉलेज में 3 साल पढ़ लोगे तभी आपको पहली डिग्री मिलेगी, है ना, यूजी के बाद। एडमिशन प्रोसेस फॉर एनरोलिंग इन पीजी शुड बी अरेंज। मैम ये रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर का क्या काम होता देखो, जैसे अभी का सिस्टम क्या है, आप पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, ये बिगिनिंग है, उसके बाद आप एसोसिएट बनोगे, प्रमोट होगे, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा, फिर प्रोफेसर बनते हो। इसी तरीके से इसी में रीडर भी आएगा। इनका अपना अलग रूल और क्राइटेरिया है कि रीडर आप कितने साल पे बनते हैं। है? जो प्रोसेस आप बताए मैम वो तो पता है मुझे, लेकिन ये हम्म इसका वो क्या डिफरेंस है रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर में, ये नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, इनका रोल क्या है ये बोल रहे हो ना। जैसे आपने बताया कि पहले असिस्टेंट होता है, फिर जो है एसोसिएट ये होता है, फिर जाके प्रमोशन का चार्ट है। जी फिर प्रोफेसर बनता है। देखो, जो रीडर बनते हैं ना, प्रोफेसर जैसे हाईएस्ट होता है, इसके जो जी ऊपर लास्ट। हाँ, इसके ऊपर जो इसके जो पहले प्रमोट होते हैं उनको रीडर कहते हैं। ये प्रोफेसर से भी मतलब इसका बड़ा ओहदा हाँ होता है? हाँ, और नहीं नहीं, प्रोफेसर से जस्ट पहले का बता रहे हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर होता है। ये अभी का है ना, ये उस टाइम का हम बता रहे हैं। अभी देखो रीडर वगैरह अच्छा अच्छा। अब है नहीं, बहुत कम है। जामिया में एक फैकल्टी है रीडर पोस्ट पे, मेरे डिपार्टमेंट में। बाकी अभी रीडर आप ढूंढो तो कहीं होता नहीं है। यही 3 मेजर है, असिस्टेंट, एसोसिएट और फिर प्रोफेसर। ये उस टाइम जैसे की बात कर रहे हैं, 1948 के वक्त की, है ना। तो अभी उस भी वक्त इनके देखो, क्या काम होते थे मैम? ये वही प्रमोशन का खेल है कि आप प्रमोट होते जा रहे हो। तो जैसे आपने लेक्चरर के बाद आप सीनियर हुए तो आप रीडर बनोगे, फिर आप कुछ और सीनियर हुए तो प्रोफेसर बनोगे, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी कि आप कितने बच्चों को गाइड कर सकते हो। तो उस टाइम का जो रूल है उसको देखना पड़ेगा डिटेल में। मुझे अभी का पता है, उस टाइम में राधा कृष्ण ने क्या क्या डिटेल से बताया है, हर लेवल पे उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, ये होता है गेस्ट लेक्चरर, ये सबसे शुरुआत होता है ना। आपको रखते हैं आवरली बेसिस पर गेस्ट, फिर पढ़ाने के जो लिए। एडहॉक बनता है, फिर जो है असिस्टेंट, हाँ, तब जा करके। अब एडहॉक को सारी यूनिवर्सिटीज फॉलो नहीं करती, डीयू वगैरह में बहुत जी स्ट्रांग कल्चर है। फिर आपको एडहॉक बनाएंगे। एडहॉक में क्या है, आपको सब फैसिलिटीज देंगे जो जो एक परमानेंट एम्प्लॉय की होगी। लेकिन यहाँ पे आपको परमानेंट नहीं है आप, ये प्रॉब्लम है। आपको घर वगैरह नहीं मिलेगा, जो फ्लैट्स वगैरह के रिम्यूनरेशन मिलते हैं वो सब नहीं होता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से डिफाइन करते रहती है। जैसे आप साउथ में आओगे, जैसे डेक्कन में, जैसे हम हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। हर यूनिवर्सिटी में सस्ते सस्ते लेक्चरर रख लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और रीजन वाइज। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपको ये कैटेगरी समझना है ना, तो आप इनका कमीशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, आप उसको उठा के देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कैसे डिफाइन किया है इन चारों चीजों को। इंस्ट्रक्टर तो वही होगा जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा स्किल बेस्ड चीजों को लेकर। ये है।
इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जो पीएचडी में एडमिशन होनी चाहिए वो ऑल इंडिया बेसिस पर होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था, इसको फॉलो नहीं किया गया। इसी कमीशन के अंदर आया कि जितने भी रिसर्च वर्क है, जो भी एमफिल पीएचडी या फिर रिसर्च के वर्क में स्टूडेंट है, फैकल्टी है, उनको क्या मिलनी चाहिए? स्कॉलरशिप। जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना जीआरएफ के लिए, उसका जो अर्लीस्ट रूट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ट्रेस कर सकते हो, वो आप इस वक्त में ट्रेस कर सकते हो। इसी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि स्कॉलरशिप होनी चाहिए रिसर्च वर्क के लिए। प्रोफेशनल एजुकेशन, हाँ इनका जोर था प्रोफेशनल एजुकेशन पे। प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब क्या होता है कि आप किसी भी बच्चे को जब आप ट्रेन कर रहे हो तो उसको एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग दो, जैसे फॉर एग्जांपल बीएड की ट्रेनिंग। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जो सिर्फ बीएड वाले को मिलेगा, और इनका काम है स्कूल्स में पढ़ाना बच्चों को, प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल जिस भी लेवल पर वो अलॉट हो रहे हैं, बीएड हो या डीएलएड हो, इस तरीके से। ठीक है, ये था प्रोफेशनल एजुकेशन। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है समझ लो। एक तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन वाली चीज, एक यूजीसी जो हमने आपको पहले बता रखी है, और इसमें ये याद रखना कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप, अभी और आगे भी है। अब देखो अभी अभी देश हमारा आजाद हुआ है 47 में, है ना? अब उसके बाद ही कमीशन बनी है, तो उसके बाद क्या है? रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, की बच्चों को जो भी आप पढ़ा रहे हो स्कूल में, उसमें रिलीजियस बातें भी हो, उनको मॉरली स्ट्रांग करो। जैसे हमारे स्कूल्स में जब हम बच्चे थे तो हमें हमारा एक क्लास होता था मॉरल साइंस पे, फर्स्ट पीरियड ही रख देते थे, जिसमें अलग अलग कहानियां होती थी, फिर आखिरी में क्या बोलते थे? मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें अच्छी अच्छी चीजें क्या करनी है। तो बच्चों को वैसा उनको फिल्टर करना, मोरालिटी की तरफ पुश करना, एथिक्स की तरफ, गुड एथिक्स। इससे क्या होगा कि जो नेशन का जो डेवलपमेंट है वो होगा, वहां पे केओस नहीं होगा। स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म, देखो पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसी टाइम में पूरा इतना दंगा फसाद हुआ, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस, आपस में लोग अच्छे से रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें, और सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए स्कूल एजुकेशन के थ्रू, कॉलेज एजुकेशन के थ्रू, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के थ्रू। फिर इनका ये इंपॉर्टेंट है, जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज लेवल की बात करें, यूनिवर्सिटीज की, वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई और फेडरल लैंग्वेज। फेडरल लैंग्वेज क्या होगा? गेस कर लो, इजी है। अदर्स लैंग्वेज। हाँ, एक तो रीजनल लैंग्वेज हो गया आपका, लोकल लैंग्वेज है ना। फेडरल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी। देखो इंग्लिश एंड हिंदी, और आपका एक हो गया रीजनल लैंग्वेज, जैसे मान लो कश्मीर में उर्दू है, महाराष्ट्र में मराठी है, तेलंगाना में तेलुगु है, तो वो ठीक है। स्टेट लैंग्वेज। हाँ, उस रीजन की जो लैंग्वेज प्रोमिनेंट है उसमें बच्चों को एडुकेट करना। म्यूट कर लो यार। फिर है 10th पॉइंट, इंग्लिश शुड बी स्टडीड इन हायर स्कूल्स एंड इन यूनिवर्सिटीज। कि इनका जो इम्फेसिस था कि इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ मीडियम, उसमें आपको हायर स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करनी ही करनी है। ग्रेस मार्क का सिस्टम नहीं होगा, मतलब जो बच्चा फेल हो गया तो हो गया, उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कॉलेजेस फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए कॉलेजेस को खोलना, क्योंकि देखो उस टाइम जो विमेन, इनके जो लिटरेसी रेट थी, या फिर जो बहुत एलीट लड़कियां ही पढ़ने जा पाती थी, बहुत एलीट, 60 बच्चों का ग्रुप है तो उसमें 2 लड़की होगी मुश्किल से। तो इनका रिकमेंडेशन था कि आप कॉलेजेस खोलिए और महिलाओं के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वहां पर एनरोल हो सके, पढ़ सके। और नेक्स्ट था रूरल यूनिवर्सिटीज, की जो गांव है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मोस्टली कहाँ खोले जा रहे हैं? शहरों में खोले जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी। जो हमारा रूरल एरिया है वो क्या हो रहा है? अनटच्ड है यूनिवर्सिटी से, कॉन्सेप्ट से, यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर से। तो रूरल यूनिवर्सिटीज के लिए भी ये रिकमेंडेशन देती है। तो ये था आपका फर्स्ट वन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये आती थी 1952 में,
1953 के बीच में। द कमीशन रिपोर्ट हैड एनविज्ड स्कूल्स टू प्ले, इनका पूरा का पूरा जोर स्कूल पे है, टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग democratic citizenship, emphasizing that democracy is based on faith and dignity and the worth of every single individual, where the innate worthfulness cannot be eclipsed either by economic or rational or social consideration. तो सेकेंडरी एजुकेशन जो 1952-53 की है, इनका पूरा का पूरा ये मुदलियर, मिस्टर मुदलियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका दूसरा नाम है मुदलियर कमीशन। यही चेयरमैन थे इसके। तो इसने बोला कि जो स्कूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिटीजन को डेवलप करने के लिए। जब स्टूडेंट है वो नागरिक अल्टीमेटली, तो उसको जब डेवलप करना है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू, सेक्युलरिज्म के आइडिया, उन सारे चीजों को डालने के लिए, उन सारी चीजों को उनके अंदर समझाने के लिए स्कूल जो फाउंडेशन है वहां पर बहुत जरूरी हो जाता है उनका देखना, ध्यान रखना। जैसे कि इसके रिकमेंडेशन क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेगा। पहला है कि इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम, ठीक है, माध्यमिक प्रणाली। कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करिए, है ना। आपके जो कोर्सेज है वो अलग अलग तरह से होने चाहिए, नहीं कि कोई छोटा सा या नैरो माइंडेड कोर्स का अप्रोच ना हो करिकुलम का। बड़े स्केल पे विविध हो, अलग अलग तरह की चीजें बच्चों को पढ़ाई जाए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकंड पॉइंट है सर। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज मतलब जो आप करिकुलम डिफाइन कर रहे हो ना, पाठ्यचर्या, उसमें जो आप पढ़ा रहे हो वो अलग अलग तरह की चीजों को पढ़ाओ। ये नहीं कि सिर्फ लिमिट कर दिए है कि आपको ये 2-4 चीजें ही पढ़नी है। उन्होंने बोला कि स्किल डेवलपमेंट भी पढ़ाओ, लिटरेचर के कोर्सेज पढ़ाओ, लैंग्वेजेस सिखाओ, हर तरीके के कोर्सेज को जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई विविध कर सकते हो उतना करो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सेम चीज जो अभी एनईपी 2020 में भी है ना, 3, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, सेम यहाँ पर भी है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इनका जोर था किस पर? शिक्षा पर और वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस मतलब कि आपको स्किल सेट दे रहे हैं ताकि आप जैसे ही क्लास खत्म, स्कूल या कॉलेज खत्म करके निकले तो आपके पास इंडस्ट्री में या किसी भी ऑफिस में या किसी इंडस्ट्री में जाके काम करने लायक आपके पास स्किल हो। फॉर एग्जांपल जर्मनी वगैरह में प्लम्बिंग का काम सिखाते हैं बच्चों को स्कूल में, है ना। तो ये हो गया क्या? वोकेशनल गाइडेंस। जैसे ही वो स्कूल कंप्लीट करेगा उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल सकता है एज अ प्लम्बर। ठीक उसी तरीके से वोकेशनल गाइडेंस के सिस्टम को इंडिया में भी एम्फोसाइज किया गया। जैसे कि आपको बहुत सारे, जैसे जामिया में या फिर मानू में आपको मिल जाएंगी स्किल बेस्ड सेंटर्स, जहाँ पर वो सिखाएंगे बच्चों को बेकिंग, स्टिचिंग, क्ले मेकिंग, इस तरह की स्किल सेट सिखाते हैं। तो क्या होता है कि आप जैसे कॉलेज खत्म करोगे, आप जैसे ही मार्केट में एंटर करोगे तो आपके पास एक हुनर है कोई भी नौकरी पा लेने की। या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेस, ये सारे के सारे। इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ टीचिंग, इस कमीशन ने बोला कि जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। टेक्स्ट बुक जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसको और अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, उसको और क्वालिटी वाला, क्वालिटेटिव बनाए। एंड सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करने का रिकमेंडेशन किस कमीशन ने दिया था, तो वो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। और फिर इम्प्रूवमेंट इन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, की इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करो तभी जाके आप सारी की सारी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित कर पाओगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है याद रखना? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हम्म 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वोकेशनल गाइडेंस पर जोर, डाइवर्सिफाइड कोर्सेस, इन सबको आपको याद रखना है। और इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। ये था तुम्हारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है मुडलियर कमीशन, याद रखना इसको। और इसका ईयर 1952 से लेकर 53 के बीच।
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन, या इसका दूसरा नाम है द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, 1964 से 1966 के बीच में आई थी। इसने क्या किया, इट रिव्यूड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जितने भी एस्पेक्ट्स थे ना, मतलब प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पर और टर्शियरी लेवल पर, इन तीनों के तीनों एस्पेक्ट को इसने देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों। हमने जो आपको इसके पहले पढ़ा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पे ध्यान दे रहा था। इसके पहले जो राधा कृष्णन कमीशन था, यूनिवर्सिटी पे था ये। लेकिन जो कोठारी कमीशन आया, वो तीनों को कवर कर रहा है, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी। जो इस रिपोर्ट की जो खास बात थी वो क्या थी, इट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे के सारे लेवल ऑफ एजुकेशन को ले रहा है और उसमें सबको व्यापकली देख रहा है कि सारे लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्स्ट बुक कैसी है, टीचिंग मेथड कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को बिल्डिंग फंडिंग मिल रही है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज को जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है वो काबिल है कि नहीं, वो सब कुछ सारा जितना पॉसिबल हो सकता है उन्होंने सब इसको देख लिया। एंड इट्स अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया, कि एक खाका तैयार करना है, एकदम ब्लूप्रिंट। और इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए हम इंडिया को क्या करेंगे, इंडिया की पूरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे और इंडिया को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे हर लेवल पर। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस रिपोर्ट की। अब हम इसके रिकमेंडेशन देखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So according to the commission, education was intended to increase मैम productivity। हिंदी में भी समझाइए ना। ठीक है, develop social and national unity, consolidate democracy, modernize the country, develop social, moral and spiritual value। आयोग के अनुसार क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, जो हमारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा, इसमें जो वर्किंग क्लास जाएगी, जो स्टूडेंट जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज पढ़ के, उसके पास अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, ये सारे के सारे आपको कमीशन में मिल जाएंगे कि हमारे कंट्री में क्योस ना हो। क्योस मतलब सिविल वॉर जैसा कुछ टाइप ना हो, शांति बनी रहे, तभी हम जाके डेवलप कर पाएंगे। लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी विकास होगा किसी भी देश का। देश का आधुनिकीकरण, उस कंट्री को क्या करना है, मॉडर्नाइज कर देना। अलग अलग जो मॉडर्न की चीजें हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, एजुकेशन को रिवॉल्यूशन हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस चीजों को अपने कंट्री में भी ला के बेहतर बनाना। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, वही वैल्यू सिस्टम, मॉरल सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, इन सारी चीजों को विकसित करना। जैसे हमने आपको बताया थे मोरल साइंसेस के क्लासेस होते थे, है ना। तो आपके अंदर जो नैतिक मूल्य है कि आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, नैतिकता की बातें, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीजों पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इनके रिकमेंडेशंस जो अभी यहाँ से स्टार्ट होते हैं। It suggested a restructuring of education into uniform pattern of 10+2+3, है ना। इसने क्या इसने सुझाव दिए, 10+2+3, मतलब आपने 10 तक पढ़ाई स्कूल में करी, फिर +2 आप कॉलेज चले गए, फिर +3 आपकी यूनिवर्सिटी। इसी स्ट्रक्चर में अभी तक हम सब है, मैंने तो इसी स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया है, 10 फिर +2 फिर +3, मतलब ग्रेजुएशन, कॉलेज हमारी स्टार्ट हो गई। इट अडॉप्टेड अ मैन पावर अप्रोच to the enrollment issue and declared that the principal purpose of higher education was to cater the needs of industrial and other sectors even as it acknowledged roles in promoting social transformation। मतलब कि जो जनशक्ति है, जो हमारे सिटीजन है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मैन पावर इन द सेंस कि हम इनको इंडस्ट्री में इनका प्रोडक्टिविटी, इनका काम ले सकते हैं अलग अलग लेवल पर। तो ये है, देखो एक तो मेरा रिकमेंडेशन था ये 10+2+3 वाला, इसको याद रखना है।
दूसरा है, इन्होंने ज्यादा जोर दिया किस पर? विज्ञान और गणित पर, क्योंकि इनका क्या इम्फेसिस है, आपको इंडस्ट्री रेडी मास चाहिए। मतलब जैसे ही बच्चे पढ़ाई करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकले, वो सीधा ज्यादा इंडस्ट्री पे जाके काम करना शुरू कर दे, किसी भी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, रिसर्च कर रहे हो या फिर वर्किंग क्लास है, उस हिसाब से। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, जो आपका स्कूल का पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसमें उन्होंने क्या जोड़ा? वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि हम जब पीएचडी के बाद जब हम पढ़ाने जाते हैं ना कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, वो आपसे पूछते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस, क्या आपको कोई पढ़ाने का तजुर्बा है या नहीं। अगर है तो आपको पॉइंटर्स मिलते हैं, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं फॉर इंटरव्यू। ठीक है, उसी, ये तो हायर लेवल पे हम बता रहे हैं जो अभी चलता है। उस वक्त में इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्कूल, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अगर वो कोई स्किल सीख रहे हैं, कहीं पे जाके काम करते हैं या इंटर्नशिप ऐसा कुछ काम करते हैं, तो उस वर्क एक्सपीरियंस को उस स्कूल करिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना देना चाहिए उसको, उसका, ताकि उनको एक फील्ड एक्सपीरियंस हो। मान लो आपको 1 महीने की वैकेशन मिली, कोई इंटर्नशिप करने चला गया किसी भी फील्ड में, कोई कुछ कंप्यूटर के क्लासेस सीख रहा है, कोई कुछ स्किल सीख रहा है, कुछ भी वोकेशनल कोर्सेज ले रहा है, जैसे मैंने बोला था प्लम्बिंग, स्टिचिंग, बेकिंग, कोडिंग सीख लेना, इस तरह की चीजें। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होगा? कुछ भी गेस करो कोई। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। और कोई? मैम फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही थी। कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य स्कूल प्रणाली, क्या होगा ये? इसका मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस कमीशन के अंदर। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली बनाना जिसके तहत सारे बच्चों को, जो कोई भी बच्चा छूटना ना चाहिए, तो उसको उस स्कूल में वो एक्सेस कर सके, वो स्कूल तक पहुंच सके और फिर वहां पर क्वालिटी एजुकेशन ले सके। ये है कॉमन स्कूल सिस्टम। इसमें कोई भी स्कूल हो सकती है, चाहे वो पब्लिक हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ये कैसे होगा ये? अरे मतलब, ये आपका एरिया है, आप यहाँ पे रहते हो, स्कूल आपके दायरे में होता कि बच्चे जा सके। पता चला आपका घर यहाँ है, स्कूल 40 किलोमीटर दूर है, तो नहीं पढ़ पाओगे ना, बच्चे नहीं जा पाएंगे ना। यही है स्कूल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव यही है कि स्कूल हो वो कॉमनली अवेलेबल हो सारे बच्चों के लिए। अब आपके गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, जैसे बिहार वगैरह में, जैसे मेरे स्टेट में बहुत दिक्कत होती थी पहले, अभी ठीक है, बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए जाते थे हम लोग। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि स्कूल आपके अगल बगल आजू बाजू हो, 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर, जो भी बच्चे वहां पे रहते हैं उनको एक्सेस मिल सके। यही है कॉमन स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट है इसका एजुकेशनल स्ट्रक्चर विद 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग। वही, आपको स्कूल में कितने साल तक पढ़ना है? 12 इयर्स तक। 10+2, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स में 11 12 भी होते हैं। मतलब आपको 10th के बाद कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं 11th और 12th भी। सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं हम है। लोग के यहाँ झारखंड में है ये। हाँ, मेरे भी स्टेट में, बिहार में भी कुछ कुछ स्कूल्स में है, प्राइवेट्स वगैरह में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइमरी स्टेज है वहां पर बच्चों को फ्री में आप किताबें दे। ओके, मिड डे मील्स, दोपहर का खाना का प्रोविजन हो, क्योंकि कई बार क्या होता था, बच्चे दोपहर में खाना खाने घर गए, फिर वो वापस ही नहीं आते थे स्कूल, इसलिए मिड डे मील्स का भी प्रोविजन हो, मतलब इसका प्रावधान किया जाए। मध्यवाहन भोजन, दोपहर का लंच। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड स्पेशल मेजर्स फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना।
जो PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए भी आप इस एडुकेशन को प्रमोट करो। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो उनको रैंप चाहिए है ना, अगर वो व्हील चेयर पे है तो उसका स्ट्रक्चर हो क्लासरूम तक पहुंचने के लिए। या फिर अगर कोई विजुअली चैलेंज्ड है तो उनके लिए यूनिवर्सिटी को क्या प्रोवाइड करना है, स्क्राइब। स्क्राइब मतलब क्या होता है, ये विजुअली चैलेंज बच्चा है, ये जो स्क्राइब है जिसको दिखता, जो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, वो इनको क्वेश्चंस बताएंगे या आंसर बोलेंगे तो वो उस चीज को वो आंसर लिखेंगे, है ना, स्क्राइब होता है। या फिर हॉस्टल्स वगैरह में जो विजुअली चैलेंज है या जिनको सपोर्ट चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज हॉस्टल्स वगैरह में अलग से उनके लिए केयर टेकर प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूओएच में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ये बहुत स्मूथली फंक्शन करती है ना। तो इस तरह की चीजों को प्रमोट करने के लिए भी ये रिकमेंडेशन एम्फेसिस जोर देती है। और साथ साथ ये भी बोलती है जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है या फिर जो रीजनल अलग अलग, जैसे बिहार है हमारा, या फिर और भी जो बैकवर्ड स्टेट है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर नहीं है, यहाँ पे गैप बहुत है कि पीएचडी बहुत कम लोग करने चल जाते हैं, तो उस गैप को, या फिर जेंडर इम्बैलेंस की मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है एनरोलमेंट में, तो इन सबको भी ठीक करने की, इन सबको भी सुधार करने की जरूरत है। ये रिकमेंडेशन कमीशन रिकमेंड करती है। इतना दूर क्लियर है ना? देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, मैं स्टार्ट बना दे रही हूँ। ये रहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या होगा? एक तो कॉमन स्कूल सिस्टम हमने देख लिया पीछे, सबको आपको शिक्षा देना है। ये क्या होगा स्कूल कॉम्प्लेक्सेस? बिल्डिंग और पर्टिकुलर स्थान भी होना चाहिए, नहीं कि हर जगह कॉमन स्कूल के मतलब नाम पे दरख्त के नीचे पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो भी सही बात है, सही। तो जो कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो ना, कुछ बड़ा सा, एकदम बड़े लेवल पे, परिसर जिसको बोलते हैं हिंदी में, परिसर। तो अगर आपका ये स्कूल है मान लो, है ना, आपने स्कूल बना दी। अब सिर्फ स्कूल बनाने से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर इस स्कूल में आपको लाइब्रेरी भी देनी है, साइंस के बच्चों के लिए लैब भी देनी है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी देनी है, और भी जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो करनी है, ठीक है। ये होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स, ताकि बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लाइब्रेरी जाने की आदत पड़े, सिर्फ करिकुलम ना पढ़ के कुछ अपने मन की किताबें पढ़े, कुछ रिसर्च करे, इस तरीके से अपने आप को फिजिकली फिट रखे, जिम जाए, खेले, योगा करे, जो भी फैसिलिटीज जो भी स्कूल प्रोवाइड कर रही है। ये द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट है नेबरहुड स्कूल। ये वही है सेम चीज जो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे थे ना, कॉमन स्कूल सिस्टम, वही है ये चीज, कि बच्चों के घर के आसपास स्कूल हो ताकि वो इजिली जाके पढ़ सके। ये नहीं कि दिन का पूरा 4 घंटा ट्रैवल में ही निकल गया, फिर पढ़ेगा कब, थक जाएगा, फिर सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो वो है इम्पोर्टेंट 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके इन्होंने भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, इसके पहले वाले ने भी दिया था, है ना। चलो, for improving the quality of education, the commission focused on institutional planning, okay, for improving standards nationwide, promotion of new work ethic, improved teaching and learning materials and methods of teaching and evaluation and selecting। देखो हमने क्या बोला था, ये व्यापक था शुरू में ही, सारे के सारे एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहा था, हर चीज पर। यहाँ पर वही हो रहा है, ये जो बच्चों को आप पढ़ाया जाए, जो स्टैंडर्ड सेट हो, वो राष्ट्रव्यापी हो, पूरे के पूरे नेशन के लिए मानक हो। जो भी सामग्री दे रहे हैं सिखाने और पढ़ाने के लिए, उसको आप इम्प्रूव करें, उसको अच्छा करें, मूल्यांकन के तरीकों को अच्छा करें, जो शिक्षण है, जो जो पढ़ाई लिखाई टीचर कर रहे हैं उसको अच्छा करें। तो संस्थागत योजना, कि जो आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसको आप बिल्कुल ही प्लान करें, योजना बनाए अच्छे से, और हर लेवल पर आप सोचेंगे, हर चीज के बारे में सोचेंगे, और उसमें क्वालिटी
गुणवत्ता की बात करेंगे। तो कमीशन ने क्या बोला कि जो अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या चीज है, शिक्षकों के पारिश्रमिक में काफी वृद्धि हो, उनका जो पेमेंट है, सैलरी है, उसको बढ़ाया जाए, खासकर स्कूल के स्तर पर। कमेटी ने सुझाव दिया कि सरकार को शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन मान निर्धारित करना चाहिए कि मिनिमम सैलरी, इससे कम सैलरी किसी को आपको देना नहीं है। उनका पे स्केल होता है ना, आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करो, आपका पे स्केल होता है, उसी पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, चाहे वो राज्य के लेवल हो या फिर स्टेट के लेवल हो। तो उन्होंने क्या बोला कि जो शिक्षक का जो पेमेंट है, जो सैलरी, आप उसको बढ़ाएं, खासकर स्कूल लेवल पर, तब जाके वो अच्छे से फिर इफेक्टिवली स्कूल में अपना पढ़ा लिखा सकेंगे। The commission urged that professional preparation of teachers was the key for qualitative improvement of education and recommended measures like, हाँ, तो आयोग ने आग्रह किया कि शिक्षकों को पेशेवर तैयारी, मतलब टीचिंग इज अ प्रोफेशनल जॉब, उसमें गुणवत्ता सुधार हो, उसके लिए उनको अलग अलग समय पर ट्रेनिंग देते रहने चाहिए। इसलिए हम सुनते हैं टीचर ट्रेनिंग होती है अक्सर हर कुछ समय में, स्टेट भी कराती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है अपने अपने सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल कॉलेजेस के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको हर जगह मिल जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी होता है हर फैकल्टी को यूनिवर्सिटीज के कि वो वहां पर जाकर ट्रेनिंग ले, जब भी यूजीसी वो नोटिफिकेशन निकाले, गाइडलाइन निकाले, जब भी ऑर्डर आए। तो हर यूनिवर्सिटी के पास अभी ये होता है पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर, वो वहां पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलती है, फिर वो जहाँ पर भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, प्रमोशन वगैरह का टाइम में मांगते हैं, या फिर जहाँ भी नीडेड है वो वहां पे सबमिट करते हैं। तो ताकि क्वालिटी बढ़ती रहे, टीचर को जो ट्रेन करते रहो, क्या क्या नई चीजें डेवलप हो रही हैं, उन सब चीजों से उनको क्या करना है, एक्सपोज करना है, उन सब चीजों को ट्रेन करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज फॉर हेडमास्टर्स, टीचर एडुकेटर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये कमीशन ये भी बोलता है कि जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, जो शिक्षक है या जो ट्रेनर है, इन सब के लिए नए नए पाठ्यक्रम शुरू करने चाहिए। मतलब उनको भी आप ट्रेन करते रहो ओवर द टाइम। ये नहीं कि 10 साल पहले हमने बीएड करके हमने नौकरी ले ली, अब हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, वैसा नहीं। उनको भी आप ट्रेन करते रहो नए नए चीजें, नए नए समय। एंड रिकमेंडेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल है, जो भी है, वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो जहां पर इनको ट्रेन किया जा सके। जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्सिटीज में आपको ये मिल जाएगी पंडित मदन मोहन मालवीय की ट्रेनिंग सेंटर, वो यही चीज है। गवर्नेंस इंक्लूडिंग ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी हो, स्वायत्त हो, मतलब वो अपने हिसाब से चीजें तय करें, फिर कौन से कोर्सेज रखने हैं, फीस का क्या सीन है, हर चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी। उसको कब सेमिनार करना है, कब क्या फंक्शन करना है, सारा का सारा कंट्रोल पावर यूनिवर्सिटीज के हाथ में है। रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी, ये इंपॉर्टेंट है। वीसी को अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन करती है, और जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसको एक्सपैंड करना, मतलब नंबर ऑफ कॉलेजेस को बढ़ाना जगह जगह पे, जैसे कि मानू है ना? कलपति का मतलब क्या होता है मैम? कुलपति, कुलपति कुलपति ये वीसी। वीसी जो होते हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, हर यूनिवर्सिटी में वीसी होते हैं। देखो, जैसे मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, जैसे कि डीयू है, इसके पास बहुत सारे कॉलेजेस है ना, तो इनका कहना है कि आप उसको एक्सपैंड करो और फैलाते जाओ और नए नए कॉलेजेस खोलते जाओ और उसको एफिलिएट करके रखो एक बोर्ड के साथ। सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या होता है, परिषद, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। किस चीज के लिए बोल रहा है, कृषि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये 3 फील्ड में
खेती, इंजीनियरिंग और चिकित्सा, इन तीनों में इन्होंने क्या बोला, एक काउंसिल बननी चाहिए जो कि इन सब चीजों को हैंडल करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसने सजेस्ट किया कि जो 6% अपना नेशनल इनकम है ना, अपने कंट्री का नेशनल इनकम होता है, उसका 6% मतलब 100 रुपए अगर इनकम है तो उसका 6 रुपए किसके लिए रख देना चाहिए, एडुकेशन के लिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। अभी भी इंडिया में बहुत बुरी हालत है, एडुकेशन पे 1% 2% इस तरीके से खर्चा होता है। रुको मैं बताती हूँ। वही है, 2-3% के लगभग है, इस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है। इन्होंने रिकमेंड किया कि आपको 6% तक कम से कम खर्च करने ही करने हैं। ये था ये था तुम्हारा क्या, कोठारी कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब घूम फिर के क्वेश्चन घूमते रहते हैं इस कमीशन से। नेक्स्ट है नेशनल नॉलेज कमीशन 2009। इसको मनमोहन सिंह ने बनाया था 2005 में, इसने रिपोर्ट 2009 में दी थी। इसके चेयरमैन थे सैम पित्रोदा। इसने एक खाका तैयार किया, ब्लूप्रिंट, ताकि जो हमारा रिफॉर्म आवर नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब जितने भी पीछे जितने कमीशंस थे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी या जो भी चीजें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन का निर्माण होता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अब इसका देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन। ये ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट मतलब खाका, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अगर आप घर बनाते हो तो आप उसका मैप बनाते हो ना, यहाँ पे क्या रूम होगा, ब्लूप्रिंट निकालते हो। उसी तरीके से ब्लूप्रिंट एक टर्म है कि खाका तैयार कर देंगे और इसी के अनुसार हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम चलेगा। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन होंगी, पूरा एक डिटेल बुक कह सकते हो, जिसमें हर चीजों पर बात की गई हो, हर एस्पेक्ट में व्यापक रूप से। वही होता है ब्लूप्रिंट, खाका। अब इसको मैं कैसे बताऊं, ठीक है, समझ गया मैं। है ना, खाका मतलब आप उसके बारे में पूरा डिटेल में बना के फिर आप गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हो। इसने क्या बोला कि हमें एक केंद्रीय कानून की आवश्यकता है, किस चीज के लिए, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कब आई, बताओ। ये जो हमारा अधिकार है राइट टू एजुकेशन, ये कब आई, उसी साल आ गई जब 2009 में इसको रिपोर्ट दी गई ना, उसी साल। इसको याद रखो, एग्जाम में पूछ सकते हो, अभी तक पूछा नहीं गया है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। और इसमें क्या है, ये गारंटी करता है, ये गारंटी करता है किनको, इंडियन बच्चे को, इंडियन सिटीजन को, कि उनको क्या मिलेगी, फ्री मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी, कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है। गारंटी गवर्नमेंट लेती है कि वो पढ़ा के छोड़ेगी। इसका एज 9 ग्रुप से क्या पहले ऐसा होगा, नहीं था ना? हाँ 2009 के पहले आपके पास अधिकार नहीं था, आप पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। लेकिन अब कंपलसरी हो गया कि गवर्नमेंट को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, 6 साल से लेकर 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, ये कांग्रेस के टाइम हुई है। चल, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। इसने क्या बोला, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा ने जो रिपोर्ट हम सबमिट की। जैसे आपने इसमें एज लिमिट बताया अभी 6 to 14, हाँ, इसमें मतलब क्लास लिमिट भी है या ओनली एज लिमिट? देखो एक्ट में तो इन्होंने एज डिफाइन किया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे वो। जो टीचिंग होगी ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश को, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड।
क्लास 1 से चलो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 1। जैसे ही आप क्लास 1 में बच्चे गए, है ना, वो अपने मदर टंग में पढ़ रहे थे, जो उनका फर्स्ट लैंग्वेज होगा, और साथ में इसने क्या बोला, सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश को उसका सेकेंड लैंग्वेज बना देना है। जैसे कि बिहार वगैरह में, झारखंड का तो नहीं पता मुझे, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली चलता है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज। कुछ बच्चे उर्दू रखते हैं, कुछ बच्चे हिंदी रखते हैं, और इंग्लिश भी पढ़ते हैं साथ साथ। हमारे यहाँ भी होता है मैम। हाँ, तो शायद उधर भी झारखंड में भी ऐसा है, ये जी। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, तो ये यहाँ से आई है। Changes in the school system would encourage decentralization, local autonomy in management of schools and flexibility in dispersal of funds। इसका मतलब क्या है, जो स्कूल प्रणाली है उसमें बदलाव लाना है। यहाँ पर क्या होगा, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब ये स्कूल जो चला रहे हैं ना लोग, उनका ज्यादा कंट्रोल हो डिसीजन मेकिंग पर। स्कूल को मैनेज कैसे करना है, प्रबंधित कैसे करना है, उस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। और जो उनको फंड्स मिल रही है, अगर सरकार स्टेट की स्कूल है तो स्टेट फंड देगी, सेंट्रल की स्कूल है तो सेंट्रल फंड देगी। तो उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अगर स्कूल ने डिमांड किया है जितना भी पैसा, उसको एसेस करके, यूजीसी उसको एसेस करेगी, आंकलन करेगी कितना दे ना दे, लेकिन उनको वो वितरण कर देना। ये नहीं कि पैसा रोक के बैठे हैं तो स्कूल का काम आगे नहीं बढ़ेगा। उससे क्या होगा, क्वालिटी हैम्पर्ड होगी। क्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा सिस्टम अच्छा हो, वो सबका सब बिगड़ने लगेगा। To improve quality and generate accountability, improving school infrastructure and revamping school inspection with a greater role of for local stakeholders and greater transparency in the system। ये क्या कहता है, जो गुणवत्ता में जो सुधार करना है, सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, जवाबदेही उत्पन्न करना पड़ेगा। जो भी स्कूल है उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, चाहे स्कूल में कुछ भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी उस स्कूल को चलाने वाले लोग लेंगे। और पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होगा, पारदर्शी होगा। जो भी वो चीजें कर रहे हैं, जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारे के सारे एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू बी मेड मोर एक्सेसिबल टू टीचर्स, स्टूडेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। जो आईसीटी है, कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें डेवलपमेंट हो रही है आईटी के वर्ल्ड में, वो सब चीजों को किसको अवेलेबल करा देना है, शिक्षकों को भी, बच्चों को भी, और जो प्रशासन के लोग हैं, जो स्कूल को कॉलेजेस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करें। इससे क्या होगा, जो पेपर वर्क का प्रॉब्लम है या फिर पेपर को डॉक्यूमेंट करके स्टोर करना, वो सब का सब कम होगा। चीजें ज्यादा से ज्यादा स्मूथली और फास्टली अच्छे तरीके से झटपट काम होगा, और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। The need for reforms in the curriculum and examination system by moving away from rote learning। रट्टा मार नहीं कराना है, रट्टा मार की जगह हमें किस तरफ मूव करना है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। किसी भी कंसेप्ट को, हमने आपको 3 स्तर बताए थे, है ना, मेमोरी लेवल, बोध और चिंतन। इसने इसका क्या जोर है, सेकेंड और थर्ड वाले पे। बोध और चिंतन की तरफ बच्चे बढ़े, उसपे वो सोचे विचारे, चीजों को बस रटने का नहीं है, रॉट लर्निंग रटने का काम नहीं करना है। National Knowledge Commission suggested that the primary responsibility for school education is on the state governments, and therefore the states needed to be consulted for public formulation। नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये कहा कि जो स्कूली शिक्षा होती है ना, 10th तक का जो शिक्षा है, उसका जो जिम्मेदारी है, जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो किस पर है, राज्य सरकार पर है। क्योंकि तुम्हें पता है एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है स्टेट की भी जिम्मेदारी है और साथ साथ सेंट्रल की भी जिम्मेदारी है। तो इस कमीशन ने क्या कहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, कि
स्कूल एजुकेशन को संभालने का जो मुख्य जिम्मेदारी, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो किस पर होगी? राज्य सरकारों पर। इसलिए जब भी किसी भी तरह की नीति निर्माण हो तो उसमें राज्य को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये इनका सुझाव था। नेक्स्ट क्या था? एनकेसी ऑल्सो रिकमेंड्स बोथ free service and in-service teacher education programs with subject to the same regulatory authority and with adequate monitoring of the training provided by private organization। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो रिकमेंडेशन है कि जो, देखो ये है टीचर, ठीक है, एक है ये टीचर बनने वाला है, अभी ये बीएड वगैरह कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, और एक ऑलरेडी सर्विस में आ चुके हैं, है ना? तो जो बनने वाले हैं, जो सर्विस में आ चुके हैं, उन दोनों के लिए सेम लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उन दोनों के लिए सेम लेवल का मॉनिटरिंग हो। ये नहीं कि जो पहले से सर्विस में है उन पे थोड़ा ढीलापन हो जाए, जो आने वाले हैं सर्विस में नए नए टीचर्स, उन पे ज्यादा सिकंजा हो, ऐसा नहीं। इसने क्या बोला? बराबर लेवल का मॉनिटरिंग हो, बराबर लेवल की ट्रेनिंग हो, सेम तरीके से हो दोनों के दोनों, इन सर्विस एंड प्री सर्विस। प्री सर्विस मतलब जो सर्विस में आने वाले हैं, अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा है। इन सर्विस में जो सर्विस में ऑलरेडी आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम एनईपी 2020 डिस्कस करेंगे, और साथ साथ 2020 के पहले जितने भी एनईपी आए हैं उन सबको भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। और इसमें अलग अलग जो कमिटीज बनी है ना एजुकेशन को लेकर, जैसे हंसल मेहता कमेटी है, यशपाल कमेटी है, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा देखना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। इतना दूर क्लियर है ना सबको? क्लास ठीक लगा आज का? ये है क्वेश्चंस। चलो फटाफट थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस है वैसे। चलो ये इसका आंसर दो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था? ए, किसी ने ए बोला है, जल्दी जल्दी आंसर दो, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। स्पीड में करते हैं। तीसरा। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, राधा कृष्णन कमीशन ने रिकमेंड किया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन करो। In India, much of the central government expenditures on general higher education is routed through। भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार के अधिकांश व्यय के माध्यम से, किसके माध्यम से किया जाता है? चैट बॉक्स में आंसर देना, जल्दी दो। जो भी यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन में जो पैसे जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? थर्ड। करेक्ट आंसर थर्ड ही होगा, क्योंकि ये ग्रांट कमीशन है ना, इसी के पास पूरा कंट्रोल है फाइनेंस का, देने का यूनिवर्सिटीज को। चलो ये स्टेटमेंट पढ़ो। राधा कृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की सिफारिश की। राधा कृष्ण आयोग ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है? बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। जल्दी आंसर दो इसका। The Radhakrishnan Commission recommended to standardize university teaching in India. The Radhakrishnan Commission also suggested the establishment of an all India university examination board। क्या होगा? फर्स्ट किसी ने बोला है, मतलब दोनों सही है, फिर किसी ने बोला है थर्ड, मतलब एक सही है एक गलत है। ये हमने आपको पता है क्या, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन वाला चीज?
अभी हमने आपको पूरा कमीशन पढ़ा दिया। नहीं बताया ना, ये है ही नहीं, ये है यूनिवर्सिटी टीचिंग को स्टैंडर्डाइज करना। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। ये है 5 ईयर प्लान्स वाला, जिन्होंने लास्ट क्लास किया है वो कर पाएंगे। चलो इसको देखो, तो देखो ये PYQ है। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पहलू थे? गुणवत्ता और व्यवस्थित दक्षता में सुधार, चयनित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान करना, उच्च शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा के व्यवसायिकता व्यव नहीं उच्च शिक्षा के व्यावसायिकता पर जोर देना, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार। क्या होगा 9th 5 ईयर प्लान? उसके वीडियो मिल गए होंगे, मेल पे मैंने डाल दिए थे। थर्ड मतलब A and E, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। बताओ क्या होगा इसमें से? टू। हाँ, ABDE, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हायर एजुकेशन में रिसर्च का बात ही नहीं हुआ था, हमने पढ़ाई नहीं आपने चीज। ये बताओ, इजी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये नहीं पढ़ी हूँ शायद। अभी तो पढ़ाया है, सैम पित्रोदा वाला। 2005। और इसका आंसर वही होगा, 2005। ये बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड बाय कोठारी कमीशन vis-a-vis लैंग्वेज? सारे PYQ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोठारी आयोग द्वारा भाषा के संबंध में प्रस्तावित किया गया था? निर्देशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, दो भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। इजी है। 4। ये टाइप करो चैट बॉक्स में, है ना? फोर्थ का करेक्ट आंसर फोर्थ ही होगा। चलो इसको करो। कथन 1, यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में मौलिक सुधार नहीं हुआ है। हमारा प्रशासन और तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानक और सामाजिक प्रगति सबसे गंभीर रूप से विकलांग होगी। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की एक प्रमुख सिफारिश है। दूसरा कथन है, UGC की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सिफारिश के अनुसार की गई थी। बताइए, इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चैट बॉक्स में बताओ ऑप्शन से। हम क्लास एंड करेंगे। फर्स्ट सोनम ने बोला है, दोनों सही है। साउथ ने थर्ड बोला है, सना ने फर्स्ट बोला है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। इसको किया था राधा कृष्णन कमीशन ने, इसका दूसरा नाम ये भी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। पहला वाला देखते हैं। पहला वाला भी गलत है, क्योंकि इसको किया था इसने और इसको किया था इसने, ऊपर नीचे हो गया दोनों। दोनों गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कथन है उसको दिया था नेशनल एजुकेशन कमीशन, और सेकंड वाले का जो है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन। याद रखना, राधा कृष्णन कमीशन का दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन।
अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना दिसंबर वाला, उसका मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उसमें यूजीसी के चेयरमैन के क्रोनोलॉजी पूछे गए हैं। इसको एक दिन एक लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें आप याद कर लेना। ये बताओ इनमें से कौन पहला चेयरमैन था यूजीसी का? जब यूजीसी 1956 में बनती है, पहला चेयरमैन, पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीवाईक्यू है ये भी। मूलचंद शर्मा। ओके, सेकंड होना चाहिए इसका आंसर सीडी देशमुख। इनको बनाया गया था फर्स्ट चेयरमैन। ये बताओ, ये भी पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी? अभी हमने आपको पढ़ाया था यूजीसी के रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है ये, सारे ही पीवाईक्यू है। अब आप ये समझ लो कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में 40+ करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 50। चलो इसका आंसर दो। सेकंड, टू मेंटेन डिसिप्लिन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। सेकंड इसे करेक्ट है, यूजीसी का ये काम नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन वगैरह का कुछ भी करना, है ना। ये यस, इनको करना है क्वालिटी फंड, यस, मॉडल करिकुलम में सजेस्ट कर सकता है, यस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ऑफ एंड करते हैं। उच्च शिक्षा पर कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या रही? नए पाठ्यक्रम शुरू करने से बचे, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का चयन करें, उच्च शिक्षा के विस्तार को सीमित करें, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना, निरंतर मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। क्या होगा? अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेस, सेलेक्ट टीचर्स एट द नेशनल लेवल, restrict the expansion of higher education, provide autonomy to the universities, abolish the continuous evaluation system। क्या है रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की इनमें से? आंसर दो क्विकली, अभी तो कोठारी कमीशन पढ़ाया। डी, सोनम ने डी बोला है, सऊद ने थर्ड बोला है। अब इन दो ऑप्शन के बीच में कंपटीशन चल रही है। सना ने सेकंड बोला है, कंपटीशन और बढ़ गई है। ओके, चलो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। ए तो नहीं होगा, नए कोर्स से बचना हो भी सकता है कोठारी में। चलो हमसे देखते हैं। थर्ड, ये तो नहीं होगा, वो तो कह ही रहा था सब चीज को बदलो, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा सिस्टम, टेक्स्ट बुक, हर चीज में बदलाव लाओ, चेंज करो, नेशनल लेवल पे टीचर को सिलेक्ट करो। हाँ, इसने कहा है रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑटोनॉमी, हाँ, ये स्वायत्त की भी बात करता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम को एबॉलिश करना नहीं, मूल्यांकन तो करना ही था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, एबॉलिश भी नहीं होगा, नो। चलो अब हम क्लास एंड करते हैं। काफी